अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 28 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 2111 का ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट की एप्लीकेशन देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए। तो प्रॉब्लम नंबर 43 है जी। यूज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट टू एस्टिमेट द नंबर वन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, wet bulb temperature, specific humid volume, dew point and specific enthalpy of humid air at 41 degrees C and 10% relative humidity. Number 2, the amount of water in 150 cubic meter of air at these conditions. तो बड़ा बेसिक सा सवाल है एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए कि आपने सबसे पहले साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करते हुए जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसका दूसरा नाम मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर या इसका दूसरा नाम एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर भी होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम, ड्यू पॉइंट और जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है हमारे पास ह्यूमिड एयर की, उनके लिए हमने जो है ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जब आपकी ह्यूमिड एयर का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सी हो और उसका जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 10% हो, यानी कि आपको पता है कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 41 डिग्री सी ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है, 41 डिग्री सी ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है और उसके साथ आपको पास यहाँ पे 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है। तो इन दो चीज़ों को यूज करते हुए हम बाकी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। और पार्ट बी में अगर हमारे पास 150 क्यूबिक मीटर एयर मौजूद हो तो हमने ये मालूम करना है कि इस 150 क्यूबिक मीटर एयर के अंदर टोटल कितना वाटर मौजूद होगा। तो ड्राई बल्ब आपको इस सवाल में गिवन है 41 डिग्री सी, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है 10%, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है हमने फाइंड आउट करनी है विच शुड बी किलोग्राम्स ऑफ वाटर पर किलोग्राम्स ड्राई एयर। वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्यूबिक मीटर्स पर केजी ड्राई एयर, ड्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप ड्राई बल्ब 41 डिग्री सी और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10% यूज करते हुए हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर साइक्रोमेट्रिक चार्ट मौजूद है, जिस चार्ट को आपने यूज करते हुए ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखते हैं इसको। तो आपके पास ऑलरेडी देखिए दो चीज़ें गिवन थी। परसेंटेज आपके पास जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन था 41 डिग्री सी, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर था और ये 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली कर्व थी। तो मैंने 41 डिग्री सी ड्राई बल्ब और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली कर्व से मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मालूम कर लिया। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोगों ने यूज करना है और इस पॉइंट की मदद से अब आप बाकी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए जब आपके पास ये पॉइंट आ गया तो आपने देखिए 41 डिग्री सी था और ये 10% ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। तो अब जब आपके पास ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट के अगर आप राइट साइड पर जाएंगे, देखिए इस पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है देखिए 0.004 है 0.005 के पास, ये 0.0048 किलोग्राम ऑफ वाटर पर केजी ड्राई एयर। और इसकी लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप जाएं तो जहां पर आपकी एडियाबैटिक सैचुरेशन यानी कि आपके पास 100% जो है आपके पास सैचुरेशन वाली 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली कर्व है, उस तक जब आप पहुंचते हैं और उससे नीचे आप चेक करें, उससे नीचे आप चेक करें तो आपको पता चलता है कि जो आपका ड्यू पॉइंट है वो 3.4 डिग्री सी आपने यहां से नोट कर लिया, ड्यू पॉइंट 3.4 डिग्री सी। अच्छा, इसी तरह अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गौर करें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गौर करें और यहां से ये देखें कि आपकी जो वेट बल्ब वाली जो लाइन है ये आपके पास एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर या वेट बल्ब वाली लाइन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इस लाइन को हमने उस पॉइंट से जब एक्सटेंड किया तो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट से बाज़ औक़ात यहाँ से देखना मुश्किल होता है, तो अगर आप वहाँ पॉइंट पहुँचने के बाद नीचे परपेंडिकुलरली उसको वर्टिकल करें तो आपको पता है कि जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर आया है वो 19 डिग्री सी आया है। तो हमने वेट बल्ब टेम्परेचर मालूम करें। दूसरा तरीका ये होता है कि 15,
16, 17, 18, 19 आपने मालूम कर लिया, आपको यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर में मिल गया। उसके बाद आप जो वेट बल्ब वाली लाइन है उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने के बाद आपको यहाँ से जो है वो एंथैल्पी मिलती है, आपको यहाँ से एंथैल्पी की वैल्यूज मिलती है। तो आप गौर कीजिए, आपके पास यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ पे 55 है, तो इसके दरमियान में ये जो है आपके पास 51, 52, 53, तो आपके पास यहाँ पे 54 किलो जाउल पर केजी ड्राई एयर है, ये एंथैल्पी है। तो इस एंथैल्पी में से अब आपने क्या करना है कि आपने इस एंथैल्पी में से जो डेविएशन वगैरह है उसको भी निकालना है। तो उसके बाद आपको अपनी असल जो एंथैल्पी है उसका पता चल सकता है। तो उससे पहले, उस एंथैल्पी निकालने से पहले हम जो है थोड़ा सा ह्यूमिड वॉल्यूम देख लेते हैं। देखिए आपका जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, जो जिससे हमने ये सारी रीडिंग्स ली हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद आप देखिए कि आपके पास ह्यूमिड वॉल्यूम की दो लाइनें हैं। यहाँ पर इधर गौर कीजिएगा, ह्यूमिड वॉल्यूम की दो लाइनें हैं। एक ये डॉटेड लाइन है, ये नेगेटिव स्लोप्स वाली आपके पास, ये 0.85 और ये 0.90, ये आपके पास दो लाइनें हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके दरमियान में ये एक छोटी सी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि हाँ भाई ये मेरे पास इतनी एक लेंथ है, ताकि मैं यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन लगाकर मैं इस फुट्टे की मदद से इनको मेजर करके मैं यहाँ से ये चीज़ें वैल्यू निकाल सकूं। तो अब आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए मैंने क्या किया। लीनियर इंटरपोलेशन कैसे आप लगा सकते हैं कि आपके पास जब फुट से स्केल से आपने इस पूरी लाइन को, यानी कि इन दोनों ह्यूमिड वॉल्यूम्स की दरमियान में जो आप जिन दो ह्यूमिड वॉल्यूम की लाइनों के दरमियान में आपका पॉइंट आया है, उन पॉइंट्स के दरमियान में आपने एक ये लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली है। इन दो ह्यूमिड वॉल्यूम्स के दरमियान में ये लाइन ड्रॉ कर ली है। तो आप देखिए, जब आप इसको फुट्टे से मेजर कर लेंगे लाइन, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया। देखिए गौर कीजिएगा, आपने फुट्टे से अगर मेजर करनी है तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे 0.85 है, यहाँ पे 0.9 है। जब आप फुट से मेजर करेंगे तो आपके पास ये पूरी जो लाइन बनी है ये 6.1, मैंने इसको फुटे से मेजर किया था तो ये 6.1 सेंटीमीटर बनी थी। ये पूरी स्ट्रेट लाइन 6.1 सेंटीमीटर बनी थी। तो आप ये देखिए, एक पॉइंट 0.85 है और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट बनता है 0 बनता है। इसी तरह यहाँ पर एक 0.9 बना और दूसरा बना 6.1। तो अब अगर आप यहाँ पर वो लीनियर इंटरपोलेशन वाला फार्मूला लगाएं तो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो शॉर्टकट मेथड था, जो मैंने आपको जो है स्टीम टेबल में भी यूज़ किया था, कि आपने जस्ट इसकी लाइन मेजर कर ली आपने 6.1 सेंटीमीटर। तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है 6.1 सेंटीमीटर, और एक एंड से लेकर आपके पॉइंट तक ये लाइन बनती है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लाइन है वो 6.1 सेंटीमीटर थी, और एक इस लाइन साइड वाली लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो छोटा सा हिस्सा बनता है वो 0.5 सेंटीमीटर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसको शॉर्टकट मेथड देखिए तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो 6.1 सेंटीमीटर है वो बराबर है 0.9 जो क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर माइनस 0.85 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर, यानी कि 6.1 सेंटीमीटर बराबर है आपके 0.05 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर के। तो आपने ये कन्वर्जन बना लिया। तो अगर आपके पास ये 6 सेंटीमीटर इतने के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 1.05 डिवाइडेड बाई 6.1। आपने ये एक कन्वर्जन फैक्टर बना लिया है 0.0082। अब आपने ये मालूम करना था उस छोटी लाइन के लिए, ताकि आप उसके लिए एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच जाएं। इस पॉइंट तक पहुंच जाएं, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए आपने लाइन मेजर की थी 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर के लिए इसकी क्या रिलेशनशिप होगी, 0.5 सेंटीमीटर के लिए आप 0.5 सेंटीमीटर के लिए इसको 0.0082 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास आ गया 0.0041 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है, लेकिन इस वैल्यू को अब आपने निकालना कैसे है। देखिए 0.0041 आपके पास आ गया। तो आप जरा गौर कीजिए, सबसे पहले आप जब देखते हैं आपको पता है कि ये वैल्यू 0.85 और 0.9 के दरमियान में है। 0.85 और 0.9 के दरमियान में आपकी जो वैल्यू है वो 0.9 के करीब है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये 0.89 0.88 के करीब होनी चाहिए ये वैल्यू। तो इतनी यहां तक क्या होगी, अभी आपने जो 0.0043 चीज निकाली है, उस 0.0043 को, उस 0.0041 को अब अगर आप 0.9 में से, क्योंकि वहां से वो 0.9 शुरू हो रहा था, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास 0.896 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर आया है।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम है वो पॉइंट जो है 896 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर है। दूसरा मैंने आपको जो अल्टरनेटिव तरीका था, जो असल तरीका है, जो जिसके लिए आप लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं, उसमें आपके पास इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट चाहिए और इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट चाहिए और दरमियान में आप उनको मेजर कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया था, अब आपको यहाँ से ऑलरेडी पता है कि ये, अगर आपको इसकी डायमेंशन पता थी यहाँ तक कि ये इसकी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज हैं 0.85 और 0, और इस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज हैं आपके पास जो है वो 41, सॉरी, इस पॉइंट के ऊपर 0.9 और 6.1, और आपने इस पॉइंट की आपको वैल्यू पता है, एक वैल्यू पता है आपकी 0.5, दूसरी आपने वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो डायरेक्टली लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाकर ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने जो है वो एंथैल्पी डेविएशन भी मालूम करनी थी। तो एंथैल्पी डेविएशन की ये वाली टेढ़ी वाली जो है डैश वाली लाइनें हैं, तो ये देखिए, ये जो डैश वाली लाइनों में मैंने इसको गौर किया तो एक ये बने, ये लाइन लगा दी डैश, और एक ये लाइन लगा दी। अब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बनती है ये डैश वाली लाइन तक बनती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पॉइंट वाली लाइन बनती है। इसको भी बिल्कुल मैंने इसी तरह आप लीनियर इंटरपोलेशन करके शॉर्टकट मेथड के जरिए कर सकते हैं कि आपकी मेन जो लाइन थी वो 2.1 सेंटीमीटर थी और डेविएशन बनती थी 0.2 की। तो जो 1 सेंटीमीटर के लिए इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगी रिलेशनशिप, 0.2 डिवाइड बाई 2.1 विच विल बी इक्वल टू 0.0952। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है आपके पास, ये बेटा ये जो 0.5 है, ये यहाँ से लेकर, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। हमने अब ये वाली लाइनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन थी उसकी जो रिलेशनशिप बनती है वो है आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.0952, जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.067 आया। तो हमारे पास अब इस, अगर पॉइंट से मैं शुरू करूं, यहाँ से शुरू करता हूं मैं, तो मैंने यहाँ से पहुंचते हुए -0.8 से इसके अंदर की वैल्यू ऐड कर दी जो अभी हमने निकाली है, तो मेरे पास एग्जैक्टली -0.73 किलो जॉल्स पर केजी ड्रायर आ गई। तो मैंने यहाँ पर वो एंथैल्पी की वैल्यू निकाल ली -0.73। अब ये -0.73 को आप इस वैल्यू से अगर माइनस कर लें, ये जो आपकी ये एंथैल्पी वाली वैल्यू है, इसे माइनस कर लें तो आपके पास एग्जैक्ट स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करते हुए अपनी तमाम जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने 0.0048 किलोग्राम्स पर वाटर पर केजी ड्रायर, ये सारी अभी आपने देखा साइक्रोमेट्रिक चार्ट से यूज की थी। वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा 19 डिग्री सी, ह्यूमिड वॉल्यूम हमने 0.897 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर, ड्यू पॉइंट हमने निकाला है 3 डिग्री सी, तो मैंने अभी आपको 3.4 दिखाया है, तो वो शिफ्ट क्योंकि जब मैंने इसको पेंसिल से किया था तो उस टाइम मैंने 3 निकाला था। इट्स स्टिल ओके, इस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक जो एंथैल्पी है वो 54 किलो जॉउल पर केजी ड्रायर हमने निकाली है, और एंथैल्पी जो डेविएशन थी वो यहाँ पे -0.72 निकाली है। उसके बाद आपने जब एग्जैक्ट स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाली है तो जो आपने 54 में से एंथैल्पी डेविएशन माइनस कर दी तो आपके पास 53.28 किलो जॉउल्स पर केजी ड्रायर आपने ये मालूम कर ली। तो जो पार्ट 1 में हमने जस्ट बेसिक चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में उसने ये कहा था कि आपको 150 क्यूबिक मीटर एयर, ह्यूमिड एयर दी गई है, आपने उसमें से टोटल मॉइस्चर मालूम करना है। तो देखिए कि हमारे पास ह्यूमिड एयर का जो वॉल्यूम था, हमें स्पेसिफिक ह्यूमिड जो स्पेसिफिक वॉल्यूम था वो आपके पास 0.897 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर था। अब हमने अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना था, तो आपको पता है कि 150 टोटल आपके पास, जैसे आपको पता है कि आप जो है यहाँ पर टोटल हमारे पास ये वॉल्यूम था 150 क्यूबिक मीटर एयर का, इसमें से आपने स्पेसिफिक ह्यूमिड वॉल्यूम के साथ इसको जो है अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 0.8, यानी कि अगर आपके पास देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिड एयर से, ये वॉल्यूम से ये पता लगता था कि अगर आपके पास 1 केजी ड्रायर हो तो आपके पास 0.897 क्यूबिक मीटर जो है उसके अंदर जो है आपके पास वो मॉइस्चर हो सकता है। तो उसके अंदर मैंने इसको इसी तरह 150 क्यूबिक मीटर टोटल ह्यूमिड एयर है, तो 0.897 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर है, और साथ साथ देखिए हमें ये पता है कि 1 केजी ड्रायर के अंदर
जो आपके एब्सोल्यूट मॉइस्चर है वो 0.0048 kg H2O है। तो 1 kg ड्रायर इस kg ड्रायर के साथ कट गया, क्यूबिक मीटर से कट गया। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया सारा, तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ वाटर आया, इससे ये पता लगा कि आपके पास 0.803 kg जो वाटर है वो इस टोटल 150 क्यूबिक मीटर ऑफ ह्यूमिड एयर के अंदर है, जिसके अंदर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट की मदद से इस तरीके से सिंपली ये आप सवाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए, मैंने इसको जब किया था, मैंने इसको पेंसिल से इस तरह किया था, तो ये जब मैंने इसको स्कैन किया तो इट वाज नॉट सच अ गुड स्कैन। मैंने इसीलिए आपको फिर उसके अंदर जो है मैंने पीडीएफ में डायरेक्ट ही उसको एडिट करके मैंने उसको रेड कलर से बना दिया। तो आपको गौर करेंगे तो आपको ये लाइनें नज़र आएंगी, ये देख सकते हैं। तो अगर आप उधर थोड़ा सा गौर करें तो क्योंकि पेंसिल का सिक्का मोटा होने की वजह से इस एंड पर और इस एंड पर थोड़ी सी ये लाइन मोटी हो गई, तो आपके पास ये थोड़ा सा स्टीप आ गया और यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा एग्जैक्ट इसी तरह ऊपर की तरफ होता तो ये फिर 3.4 आ जाता जिस तरह आया था। तो ये लाइनें सीधी लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लाइन भी ऊपर नीचे होगी तो आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क आ सकता है। तो प्रैक्टिस इज द की फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बाकी सिंपल होते हैं, सिर्फ याद रखिएगा कि आपने जो है एक तो नाम से धोखा नहीं खाना। moisture content also known as absolute humidity, wet bulb temperature also known as adiabatic saturation temperature या saturation temperature, इससे घबराना नहीं है। तो ये इस तरह के जो लफ्ज हैं उससे स्टूडेंट घबरा कर जो है वो समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ पूछनी है। तो बाकी चीज़ें आप डायरेक्टली जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हम जो है एक और सवाल देखते हैं। उस सवाल के अंदर हम इसी तरह साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करते हुए हम फर्दर जो है एक सवाल हल करते हैं जी। लेकिन उस सवाल हल करने से पहले कुछ थोड़ी सी और हम चीजें देखते हैं जरा जी। एक हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एडियाबैटिक कूलिंग। तो जरा देखते हैं कि ये एडियाबैटिक कूलिंग क्या चीज है। देखिए, अगर हमारे पास जो है कोई वार्म गैस हो, कोई गर्म हवा है आपके पास, कोई और गैस, जरूरी नहीं है हवा हो, कोई और गैस भी हो सकती है। अगर वो गर्म हवा हो और या गर्म कोई गैस है और हम उसको किसी कोल्ड लिक्विड के साथ इन कांटेक्ट लेके आते हैं, कोल्ड लिक्विड के करीब लेके आते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है एक गर्म चीज है एक ठंडी चीज है, तो आपके पास उन गर्म और ठंडी चीजों के दरमियान में हीट का ट्रांसफर होगा। आपको पता है डेल्टा टी जो है वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बनता है फ्रॉम हायर टू लोअर है। तो गर्म हवा है, गर्म हवा क्या करेगी? ठंडे जो लिक्विड है उस तक अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेगी। तो उससे क्या होगा? जब गर्म हवा ठंडे लिक्विड की तरफ अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेगी तो आपकी गर्म हवा की कुछ जो हीट है वो जो है उस ठंडे लिक्विड तक चली जाएगी। तो गर्म हवा आपकी ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। और जब ये आपकी जो गर्म हवा, जो गर्म गैस है उसकी जो टेम्परेचर है, जब वो ठंडे लिक्विड तक जाएगा तो इस दौरान में इस हीट ट्रांसफर की वजह से ठंडा लिक्विड कुछ थोड़ा बहुत इवेपोरेट भी हो जाएगा, क्योंकि इट इज गेटिंग मोर हीटेड। तो उसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके अंदर आप जब हीट ऐड की है तो उसकी कुछ वेपर्स वगैरह बन जाएंगे। अब इस सिस्टम में जरा गौर कीजिए हुआ क्या। हुआ ये है कि आपके पास जो हीट का ट्रांसफर हुआ है, हीट का ट्रांसफर आपकी दो स्पीशीज के दरमियान में हुआ है। यानी कि हीट जो थी आपकी गर्म गैस से ठंडे लिक्विड तक चली गई है, लेकिन आपकी जो हीट होगी वो सिस्टम के दरमियान में रही है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं चली जाएगी। मसलन कैसे, आप इसको दोबारा गौर से बात सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो हीट है, ये हीट इस तरह हुआ है कि दो कंपोनेंट थी, उन्होंने अपने दरमियान में हीट, आपने सिर्फ यहां से, जैसे अगर मिसाल के तौर पर स्प्रे कर रहे हैं तो गर्म हवा को ऊपर से कोल्ड वाटर स्प्रे कर रहे हैं, तो आपके पास जब ये स्प्रेइंग हो रही है तो क्या हुआ है कि गर्म हवा अपनी हीट को ठंडे पानी में ट्रांसफर कर रही है। तो आपके विद इन अ सिस्टम ही एक हीट ट्रांसफर हो रही है और वो फिर जो है आपके पास वो पानी निकल रहा है उसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो है वो जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ये ट्रांसफर नहीं हो रही। तो इसीलिए
हम इसका एक जो नाम है इस टर्म को हम एडियाबैटिक कूलिंग कह रहे हैं। क्या क्यों एडियाबैटिक कूलिंग है कि विदाउट एक्सचेंजिंग द टेम्परेचर्स विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग यू हैव कूल्ड डाउन योर गैस। तो इसका नाम एडियाबैटिक कूलिंग है और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। ये जो एडियाबैटिक कूलिंग है इसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम होती है, जरा उनको देखते हैं। एक जो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है वो स्प्रे कूलिंग या स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन है। तो स्प्रे कूलिंग या स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन जो है उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास कोई लिक्विड वाटर है और उसको स्प्रे किया जा रहा है किसी वार्म जो है एयर के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास देखिए कोई लिक्विड वाटर है और उसको एक नीचे से आने वाली गर्म हवा के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास ये गर्म हवा अपने लिक्विड वाटर को अपनी हीट ट्रांसफर करेगी तो गर्म हवा ठंडी होगी और वो जो पानी है कुछ थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है होगा क्या कि जब देखिए आपके पास जो है उसके बाद जो है हमारे पास इससे होगा क्या, जब आपने हीट ट्रांसफर की गर्म हवा से वाटर की तरफ, तो उससे क्या होगा कि आपकी गर्म हवा तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जो आपकी हीट वाटर को गई है वो हीट वाटर के वेपर्स में चली जाएगी और आपके वाटर का भी टेम्परेचर जो है वो मजीद कम हो जाएगा। तो इसका मकसद कहने का ये है कि देखिए आपने अगर गौर कीजिए कि इसमें आपका वाटर का टेम्परेचर बढ़ा नहीं है। इवेपोरेशन की वजह से स्टीम का टेम्परेचर तो जो है वो कम हुआ ही हुआ है, सॉरी जो एयर आ रही थी उसका टेम्परेचर तो कम हुआ ही है गर्म हवा का, लेकिन जो आपकी एयर से जो हीट वाटर को ट्रांसफर हो रही है उसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जब वो इवेपोरेट होगा तो फर्दर कूलिंग होगी, बिकॉज जो है वो आपकी उसकी फर्दर कुछ हीट उस वाटर की देखिए बाहर चला जाएगा, पानी वेपर जो है, और आपका जो वाटर है लिक्विड है वो भी कूल डाउन हो जाएगा। तो देखिए अगर हम हमारा मकसद जो है किसी गर्म हवा को वार्म गैस को वार्म एयर को ठंडा करना हो तो आप इस तरह के प्रोसेस को स्प्रे कूलिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपका जो मकसद है वो ये हो कि आप इस हवा के अंदर ह्यूमिडिटी को बढ़ा दें, इस हवा को मजीद ह्यूमिडिफाई कर लें, तो फिर आप जो टर्म यूज करते हैं वो स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन यूज करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे पास ये गर्म हवा है उसको जस्ट हम कूल डाउन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये आपके पास स्प्रे कूलर है, इक्विपमेंट वही है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे लेकिन उस इक्विपमेंट में बेसिकली आपका मकसद था अपनी गर्म हवा को कूल करना, आप कहेंगे ये स्प्रे कूलर है। उसके मुकाबले में अगर वही इक्विपमेंट बिल्कुल सेम इक्विपमेंट है, उसका मकसद उस हवा के अंदर नमी की मिकदार को बढ़ाना था, उसके अंदर जो है वो लिक्विड वाटर कंटेंट ऐड करना था, तो आप कहेंगे ये स्प्रे ह्यूमिडिफायर है। तो इस तरीके से सेम चीज के मुख्तलिफ नाम किस तरह हो सकते हैं ये हमने जो है वो देख लिया। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज है वो ये कि अगर आप जो है मिसाल के तौर पर एक काम ये हो सकता है कि आपके पास वाटर बहुत सारा मौजूद है और उस वाटर के ऊपर आप एयर मारें या एयर ब्लो करें, तो इससे भी आपके कुछ ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप ये स्प्रेइंग इस तरीके से करते हैं कि वाटर को जो है आप इस तरह नीचे से एयर आए और ऊपर से वाटर को स्प्रे करें, नीचे से एयर आए ऊपर से वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, तो इस वाटर और एयर के दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगी, जो आपके पास हीट वगैरह ट्रांसफर हुई है और जो इवेपोरेशन हुई है, तो इसकी वजह से जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स एयर के साथ कंटेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एयर की होगी वो वाटर लिक्विड वाटर की टू द एयर वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो दूसरी टाइप हमारी एडियाबैटिक कूलिंग की है उसको हम जो है स्प्रे डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ऑपोजिट है स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन का, ऑपोजिट है कि स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन में आप जो है वो किसी जो गैस है या एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। उसके मुकाबले में जो हमारे पास स्प्रे डीह्यूमिडिफिकेशन है, तो स्प्रे डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है हमारे पास कि अगर देखिए आपके पास जो है कोई जो है वो गर्म हवा हो और अगर हमारे पास कोई ऐसी गर्म हवा है जो आप मिसाल के तौर पर जो है उसको अगर वो
जो है स्प्रे करने की वजह से, ठंडे पानी की स्प्रे करने की वजह से वो डिह्यूमिडिफाई हो जाती है, तो आप जो है उसको, उस प्रोसेस को आप स्प्रे डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए शर्त, कुछ शराइत है। शराइत ये है, देखिए, अगर आपके पास जो है ये स्प्रे डिह्यूमिडिफिकेशन से उसी वक्त होगी कि अगर आपके पास जो लिक्विड का टेम्परेचर है, लिक्विड का टेम्परेचर वो इतना कम है कि वो, जब आपके पास जो है वो उस कम टेम्परेचर की वजह से वो जो एयर होगी, वो एयर अपने ड्यू पॉइंट से कम ठंडी हो जाए। क्योंकि आपको पता है ड्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर उस आपके पास मॉइस्चर जो है वो कंडेंस, जो आपके पास एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, वो मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर जो है आप जो कोल्ड वाटर स्प्रे कर रहे हैं, कोल्ड वाटर आप स्प्रे कर रहे हैं, देखिए अपनी उस जो है वार्म एयर के ऊपर, तो अब आपका पास क्या होगा, वो वार्म है, ह्यूमिड एयर है, उस पर कोल्ड वाटर स्प्रे कर रहे हैं, और वो कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है, वो उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इतना कम है कि वो जनाब आपकी जो एयर है वो उसको अपने ड्यू पॉइंट से कम ठंडा कर दे। तो जब वो एयर ड्यू पॉइंट से कम ठंडी हो जाएगी, तो उस एयर में मौजूद जो लिक्विड होगा, वो लिक्विड उसमें से जो है कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और आपने अपनी उस ह्यूमिड एयर को जो है वो डिह्यूमिडिफाई कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो डिह्यूमिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है, हम जो है ख़ास तौर पर, जो आप लोग नोट अगर करें, जो हमारे ये एयर कंडीशनर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं। ख़ास तौर पर ये बेसिकली आपको उसी तरह कूल एयर प्रोवाइड करके उसके अंदर से मुसलसल डिह्यूमिडिफिकेशन करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको अपने कंडेंसर से बाहर जब आप देखते हैं, तो आपके पास जो हमारे पास जो घरों के अंदर किसी भी किस्म के एयर कंडीशनर आप देखते हैं, खासतौर पे आप देखेंगे इन्वर्टर वाले, जो स्प्लिट वाले जो एयर कंडीशनर मौजूद हैं, तो उसका जो आपके घर के अंदर वाला पोर्शन होता है वो इवेपोरेटर होता है, और जो घर के बाहर वाला होता है वो कंडेंसर होता है। तो उस कंडेंसर में से मुसलसल आपके पास वो जो कंडेंस होके एयर जो है उसका लिक्विड आपको मिलता रहता है। तो वो लिक्विड कहीं कहाँ से आता है? वो एयर में मौजूद वाटर होता है, वो जो कंडेंस होता है। तो बेसिकली आप जो है, हम एयर कंडीशनर की मदद से हम एयर को डिह्यूमिडिफाई भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक जो तीसरी टर्म है वो ड्राइंग है। ड्राइंग बड़ा कॉमन जो है, एक हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है, और एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है कि जिसके केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, या अगर आपने कोई पाउडर्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए, पाउडर्स आपके प्रोडक्ट हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी तैयारी में, या आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं मिसाल के तौर पर, उन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेसेस के लिए, आपको फाइनल क्रिस्टल्स वगैरह बनाने के लिए, तो हमारे पास जो ड्राइंग है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही, आप फिजिकल चेंजेस करके। तो जो यूनिट ऑपरेशन आपके पास होते हैं वो बेसिकली ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई केमिकल चेंज नहीं आ रही, बल्कि आप फिजिकली चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो वो, तो जो ड्राइंग होती है बेसिकली हमारे पास, देखिए ख़ास तौर पर अगर आपके पास कोई फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास जो उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो आपके पास जो सॉलिड्स बच गए हैं, सॉलिड्स की लेयर बच गई है, उसको अगर आप ये कहें कि वो वेट केक है, और उस केक को मिसाल के तौर पर आप जो है वो आप उसको उस केक के साथ कोई हॉट एयर जो है उन वेट सॉलिड्स के ऊपर से गुजारते हैं, तो क्या होगा, वो जो हॉट एयर है और वो जो वेट सॉलिड जब आप उस पर कांटेक्ट करेंगे, तो उस वेट सॉलिड में से वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा, और इवेपोरेट होने के बाद आपके पास एक ड्राई सॉलिड जो प्रोडक्ट है वो आपको अचीव हो जाएगा। तो नॉर्मली जो ड्राइंग होती है ये आपका लास्ट स्टेप होगा। शुरू में आप लोग ड्राइंग नहीं करते, शुरू में तो आपके पास हो सकता है और अक्सर होता भी ऐसा है कि लिक्विड्स वगैरह की आपने स्टार्ट में कोई प्रोसेसिंग की थी, या आपके पास कोई सॉलिड रॉ मटेरियल थे, उनको सोल्यूशन बना के, क्योंकि जब आप सोल्यूशन बनाते हैं सॉलिड का सॉलिड के साथ रिएक्शन करना जो है ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा, अक्सर तो पॉसिबल ही नहीं होता, अगर हो गया तो बहुत स्लो होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास वो जो कांटेक्ट है, जो उसका सरफेस एरिया है, वो आपस में इतना अच्छा नहीं होगा, और पुअर कांटेक्ट होगा सॉलिड टू सॉलिड पार्टिकल्स का। उसके मुकाबले में जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के साथ या सॉलिड पार्टिकल्स गैस के साथ करते हैं,
तो आप उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकती हैं। अगर आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट अच्छा होगा, तो आप उस रिएक्शन को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ड्राइंग जो है हमारे पास ये लास्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन का। शुरू में हो सकता है आपके पास रॉ मटेरियल कुछ सॉलिड थे, उनको आपने लिक्विड फॉर्म में प्रोसेस कराया, एंड में जो आपने फाइनल प्रोडक्ट है वो फिर आपने ड्राई बना लिया। तो उसके लिए हम जो है ये ड्राइंग करके उससे आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, स्प्रे ड्राइंग इसे कहते हैं। तो बेसिकली ये जो हम सूखा दूध है, सूखा दूध बिल्कुल इसी स्प्रे ड्राइंग के प्रोसेस के मुताबिक ही बनाया जाता है। तो बेसिकली आप करते क्या है, जैसे हमारे पास दूध अगर आप देखें, तो जो दूध है बेसिकली ये एक सस्पेंशन है सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर। तो आपके पास दूध के अंदर ऑलमोस्ट 89% के करीब जो है वो वाटर होता है, या 87 to 89% जो है आपका वाटर होता है, और ये 10 to 13% उसके अंदर जो है आपके पास और दूसरे मिनरल्स हैं, जो है आपके पास फैट्स हैं, आपके पास प्रोटीन्स हैं, आपके पास वाइटामिन हैं, ये इस तरह की बहुत सारी सीरीज है, शुगर्स हैं आपके पास, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मिल्क भी सस्पेंशन है सॉलिड पार्टिकल्स की। तो आपके पास अगर इस तरह का कुछ सस्पेंडेड हमारे पास लिक्विड है जिसके अंदर सस्पेंशन है सॉलिड पार्टिकल्स की, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जो है जैसे अगर जो है उस वो टॉप से उनको स्प्रे कर दिया जाता है, और नीचे से आप एक हॉट एयर जो है ब्लो करते हैं, ऊपर से उनको स्प्रे करते हैं। तो उसकी वजह से वो जब आपके पास ये हॉट एयर स्प्रे होती है, तो जब हॉट एयर उस जो है उन स्प्रेइंग जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट करती है, तो उन स्प्रे वाले लिक्विड में से जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और जब इवेपोरेट होना शुरू होता है तो उसके बाद हमारे पास वो पार्टिकल्स ड्राई होकर नीचे गिरना शुरू करते हैं। जब पार्टिकल्स ड्राई होकर नीचे गिरना शुरू करते हैं, तो उस वक्त जो है आपके पास देखिए जो सबसे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स जिनका जो सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, वो सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएंगे, और उनको कन्वेयर कंटिन्यूस कन्वेयर चल रही होगी, वो कन्वेयर कलेक्ट करती जाएगी। और उसके बाद कुछ जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, वो शटल नहीं हो पाते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो एयर के साथ आपके पास यहाँ पे कोई बैग फिल्टर्स लगे होंगे, वो एयर आप उस कंटिन्यूस एयर को, इर्द गिर्द की एयर को सर्कुलेट करते रहते हैं, और उसमें से फिर आप जो है साइक्लोन सेपरेटर की मदद से, डिवाइस है, आप उसमें से वो बैग फिल्टर्स वगैरह लगाकर वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको भी जो है हम सेपरेट आउट करा लेंगे। तो ये जो हमारे पास सेपरेशन है, ये सेपरेशन जो जो स्प्रे ड्राइंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मिल्क, जो आपके पास ये जितनी मिल्क, ये मैं आपको मिल्क के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास अक्सर ये देखिए कि आप बाहर का जब मौसम आता है तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाता है। तो अगर आपके पास अब सर्दियों में आपको पता है, जैसे जो है अक्सर ये प्रॉब्लम आती है सर्दियों में कि आपके पास जो है वो गाय भैंस का जो है दूध कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि चारा कम हो जाता है, तो आपको उसका दूध भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अब आपके पास जो फैक्ट्री है, अब लोग ये तो नहीं है कि गर्मियों में दूध कम कर देंगे, सर्दियों में कम कर देंगे, इस तरह का कुछ चीज नहीं है। प्रोडक्ट उनका थ्रू आउट द ईयर बिक रहा होता है। तो उन्होंने फिर जो है किस तरीके से उसको कंपनसेट करते हैं कि वो आपके पास देखिए गर्मियों में या बाहर के मौसम में जब आपके पास दूध बड़ी वाफर मिकदार में अवेलेबल होता है, तो वो उस दूध को ड्राई करके विदाउट एडिंग एनी अदर फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कोई फर्दर उसके अंदर एडिशन करके सिर्फ उस मिल्क को ड्राई कर लेते हैं। जब वो मिल्क को ड्राई करके उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास, और फिर उसको दोबारा रिहाइड्रेट कर लेते हैं, यानी कि उसमें दोबारा वाटर ऐड करके, जैसे हम नीडो का दूध बनाते हैं तो नीडो ड्राई पाउडर है, लेकिन ये तो उसके अंदर और भी मुख्तलिफ किस्म की एडिशन की होती है। तो अगर आपके पास वो ड्राई पाउडर है, उसके अंदर आपने गर्म पानी डालें, तो आपके पास दोबारा से वो दूध का ग्लास तैयार हो, रिहाइड्रेशन है इस प्रोसेस का नाम। तो वो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास लिक्विड जो मिल्क है उसको स्टोर करना लॉन्ग पीरियड के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह जब इस मिल्क को ड्राई करके ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको आप 1 साल तक उसको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद यह है वो फिर 1 साल के बाद आप उसको दोबारा लिक्विड बना लें, लिक्विड बनाने के बाद आप उसको चाहे दोबारा इवेपोरेट कर लें, उससे फिर दोबारा उसको 1 साल के लिए शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। तो उस लेकिन इतना अरसे तक उनको रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो फिर उसको दोबारा लिक्विड के अंदर जो है उसको रिहाइड्रेट करके हाइड्रेशन के साथ वो फिर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, दोबारा मार्केट में भेज देते हैं। इससे वो सारा साल आपको
एक कांस्टेंट जो सप्लाई होगी वो मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं है 11वीं है, जैसे बाजू का जो अगर आप दूध वालों से दूध लें, वो चांद की जो हर महीने की जो इस्लामी महीना होता है उसके 11वीं तारीख को अक्सर दूध वाले जो है वो दूध देना बंद कर देते हैं कि जी हमने जो है वो कोई ख़त्म वगैरह पढ़ाना है या कोई और किस्म का काम करना है या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो दूध अवेलेबल नहीं होता। तो आपके पास देखिए दुकान पे तो आपको हर जगह डब्बे का दूध मिल जाएगा, तो वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, उसकी यूनिफॉर्म प्राइस भी रहती है, प्राइस में भी कोई इतनी वेरिएशन नहीं रहेगी। तो इस प्रोसेस के जरिए इस तरह वो प्रोसेस करके मकसद उनका सिर्फ ये नहीं होता कि वो ड्राई मिल्क बना दें, बल्कि वो इस तरीके से अपना जो है सारा साल अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन भी कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास ये जो मिठाइयों वगैरह की दुकानें होती हैं, तो ये मिठाइयाँ वगैरह सूखे दूध की बहुत बड़ी ग्राहक होती हैं। किस तरह कि ये मिठाइयों वगैरह के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में ये वो ड्राई मिल्क, ये जो पाउडर है उसी को यूज़ करके, कम वॉल्यूम है, इजीली अवेलेबल होता है। तो आप लोग हैरान होंगे कि जो नेस्ले है, बेसिकली नेस्ले जो अपनी असल कमाता है वो इन इदारों से, इन लोगों से कमाते हैं वो पैसे, क्योंकि वो अपनी 25-25 किलो की 50-50 नॉर्मल 25 केजी की उनकी जो है वो ड्राई मिल्क की वो बोरियां होती हैं। तो आप दुकान कहीं से नहीं खरीद सकते, स्पेशल उसके डीलर्स हैं, स्पेशल सप्लायर्स हैं जो इन इस तरह के रिटेल आउटलेट्स पर वो ड्राई पाउडर जो है, साफ कोई ब्रांड नीडो शीडो कुछ नहीं लिखा होता। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास ये सीमेंट की बोरियां इस तरह आपके पास वाइट कलर की उसकी होती है, 25 केजीज का वो बैग होता है ड्राई पाउडर जो वो देते हैं, उसको बेचते हैं ताकि जिससे वो अपना जो है उसको अपनी स्वीट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो देखिए एक चीज़ हमारे पास जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने में, वो ये है कि जब आपके पास ये एडियाबैटिक कूलिंग हो रही हो, एडियाबैटिक कूलिंग के लिए क्या शर्त है कि आपके पास लिक्विड और गैस के दरमियान में हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन सिस्टम से सराउंडिंग में कोई आपके पास हीट की जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ख़ास तौर पर देखिए हमारे पास जब आप जो एयर की अगर एडियाबैटिक कूलिंग कर रहे हो लिक्विड वाटर के कांटेक्ट के साथ, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके पास वो जो एयर है बेसिकली वो अपनी जो है जब वो लिक्विड वाटर के साथ कांटेक्ट कर रही होगी तो वो अपनी जो उसको ये कहिए कि अपनी जो सैचुरेशन एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। और मेंटेन रखने के बाद क्यों होगा कि जैसे जैसे उसके अंदर मजीद वो हीट ट्रांसफर होती रहेगी, एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, लेकिन हीट ट्रांसफर होती रहेगी हत्ता कि वो उसके अंदर उस एयर के अंदर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। और अगर आप मजीद 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ज़्यादा वो उसकी कोई हीट ट्रांसफर हो जाए या आप उसको फर्दर कूल करते हैं, बेसिकली फर्दर कूल करें, तो उस कूलिंग की वजह से आपकी जो वो जो टेम्परेचर होगा वो उसकी ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाएगा और वो फिर उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और ये डीह्यूमिडिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एडियाबैटिक हम डीह्यूमिडिफिकेशन है, ये जो एडियाबैटिक कूलिंग है, ये डीह्यूमिडिफिकेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको बहुत वाइड स्केल पे यूज़ किया जाता है। देखिए ये मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एयर थी, उस एयर के पास हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कहीं एयर है, उसकी कोई कंडीशंस हैं, यहाँ पर उसके पास कोई ड्राई बल्ब वगैरह कोई टेम्परेचर वगैरह उसके पास मौजूद होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास वो जो एयर है जब वो एट कांस्टेंट प्रेशर उस एयर को कूल डाउन किया जाता है तो वो इधर इस पॉइंट तक आपके पास जब आ जाती है, इस प्रेशर तक इस टेप पे आ जाती है, तो ये आपके पास ड्यू पॉइंट, इस टेम्परेचर को यहाँ से हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। और अगर आप देखिए ड्यू पॉइंट के ऊपर ये वो टेम्परेचर है कि जिसके बाद आपको नमी मिलनी शुरू होगी, मॉइस्चर। अगर आप ड्यू पॉइंट के बाद फर्दर कंडेंस करती हैं तो एयर की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी ही रहेगी, वो 100% को मेंटेन रखते हुए अगर फर्दर कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें से वो मॉइस्चर कम करता जाएगा, मॉइस्चर को निकालना शुरू कर देंगे और इस तरह वो लाइन के साथ साथ ये मूव करना शुरू कर देगी, लाइन के साथ मूव करना शुरू कर देगी। मैंने अभी आपको स्प्रे ड्रायर के बारे में बताया, तो मैं छोटी सी स्प्रे ड्रायर के अंदर, क्योंकि अगला हमने न्यूमेरिकल अभी करना है स्प्रे ड्रायर के मतलब, तो उसमें देखिए कि स्प्रे ड्रायर में आपके पास जो एयर है, कोई एयर हम उसको इर्द गिर्द की हमारे पास नॉर्मल कोई टेम्परेचर के ऊपर एयर है तो उसको ब्लोअर्स की मदद से आप किसी हीटर तक सप्लाई करते हैं, हीटर जो है वो एयर को गर्म कर देता है। तो अब आपके पास जो गर्म एयर है, अब देखिए आपके पास ये ए और बी के दरमियान में आपने यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ए कोल्ड एयर या रूम टेम्परेचर भी कोई एयर है
कोई उसका एम्बिएंट इर्द गिर्द का कोई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे आपका हॉट टेम्परेचर है। अब ये जब एयर है, इस एयर को जो आपका वेट प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स करके आप इस जो एटमाइजर है इसमें से जो है इसको इंजेक्ट करते हैं। तो एटमाइजर बेसिकली क्या है, आपके पास ये एक डिस्क बनी हुई है जो कि जो है बहुत ज्यादा हाई आरपीएम के ऊपर रोटेट कर रही होती है, और जब ये रोटेट कर रही होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो आपके ये वेट प्रोडक्ट और जो एयर है, ये आपके पास एक जो है जैसे अगर आप के पास जो एयर फ्रेशनर हो, तो एयर फ्रेशनर में आप देखिए, अगर आप गौर करें तो एयर फ्रेशनर को जब स्प्रे करते हैं तो आपको जर्रात से वो निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये एटमाइज्ड पार्टिकल्स हैं कि आपने उनको इसलिए उन्होंने कहते हैं कि आप पूरी लिक्विड की स्ट्रीम के बजाय आपने जर्रात जर्रात निकाल के उसके अंदर से स्प्रे कर दिया है, ताकि स्प्रे करने का फायदा क्या होता है कि जो लिक्विड है उसका कांटेक्ट कम होगा, जब स्प्रे होगा वो दूर दूर तक उसका जो है वो जो कांटेक्ट एरिया होगा वो ज्यादा होगा। तो इसमें से इस तरीके से आपके पास जो प्रोडक्ट, आपके पास जो एक ना मॉइस्ट किस्म के जर्रात जो है वो जिसे स्प्रे करने के बाद जर्रात निकलती है, ये एटमाइजर वो ये जर्रात निकालेगा। तो जब ये जर्रात निकालेगा तो उसके बाद आपके ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जब ये गिरेंगे तो आपके पास नीचे से एक ड्राई एयर भी आ रही होती है, और वो ड्राई एयर इसको जो है मजीद आपके पास जो है वो प्रोडक्ट को हम जो है इसके साथ साथ, क्योंकि इसके साथ एयर, इसके साथ भी ड्राई एयर मौजूद है और ये प्रोडक्ट गिर भी रहा है, सारे ड्राई होने के बाद जब आपका ये प्रोडक्ट जा रहा है तो आगे साइक्लोन सेपरेटर की मदद से आप जो है ड्राई प्रोडक्ट को, पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई और स्मॉल फाइन पार्टिकल्स हैं जो साइक्लोन सेपरेटर में ना आए, उनको फिर जो है डस्ट फिल्टर्स के जरिए आप जो है या फिल्टर बैग्स के जरिए उनको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्प्रे ड्रायर का हम जो है काम कर सकते हैं। देखिए स्प्रे ड्रायर के अंदर हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस के लिए जो जगह बनती हैं वो आपके पास यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर से लेकर हम जो है इस बी ए और बी के दरमियान में जो हीट है वो क्या ट्रांसफर हो सकती है। और उसके बाद आप देखिए अगर हम वाटर बैलेंस करें कि भाई बी और सी के दरमियान में क्या वाटर बैलेंस है, तो उसके इस तरह आप इसके अंदर जो है ये बैलेंसेस वगैरह लगा सकते हैं। जी प्रॉब्लम देखते हैं, एक प्रॉब्लम नंबर 44 है हमारे पास कि अ स्ट्रीम ऑफ एयर एट 30 डिग्री सी एंड 10% relative humidity is humidified in an adiabatic spray tower operating at 1 atmosphere pressure. The emerging air is to have a relative humidity of 40%. Calculate, determine the absolute humidity and the adiabatic saturation temperature of the entering air. Use the psychrometric chart to calculate number 1, the rate at which water must be added to humidify 1000 kilograms per hour of the entering air, and B, the temperature of the exiting air. तो सवाल में कुछ इस तरह है आपके पास कि एक जो है एयर है जिसका 30 डिग्री सी टेम्परेचर है और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अच्छा एक चीज ये निशानी आपको ये है, अगर आपके एयर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये ड्राई बल्ब है या वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो फौरन समझ जाइए ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। क्योंकि अगर आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर होगा तो हमेशा मेंशन किया जाता है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये एडियाबैटिक सैचुरेशन है, ये आपके पास जो है कोई कांस्टेंट एंथैल्पी टेम्परेचर है। इस तरह आपके साथ कुछ उसके साथ और टर्म मेंशन की जाती है। तो अगर ड्राई बल्ब नहीं मेंशन किया गया तो उसको ड्राई बल्ब, अगर किसी टेम्परेचर के साथ कुछ नहीं मेंशन किया गया, ये सिर्फ टेम्परेचर दे दिया गया, तो उसको आप समझ जाइए कि वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास ये जो एयर है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, और उसके अंदर, उस एयर के अंदर हमारे पास जो है वो 10% उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस एयर के अंदर मौजूद, और हम इस एयर को इंजेक्ट कर रहे हैं ऊपर से। आप जो है लिक्विड जो है वो वाटर, उसके जो है उसको लिक्विड वाटर को जो है हम स्प्रे कर रहे हैं। जब लिक्विड वाटर को स्प्रे कर रहे हैं तो हमारे पास इस प्रोसेस के दौरान में हम जो है यहाँ से आपके पास जो एयर है उसको हम ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। 10% से आपने एयर की ह्यूमिडिटी को 40% तक ले गया, यानी कि जो आपके पास दो जो डिस्चार्ज पे स्ट्रीम मिल रहे हैं, एक ह्यूमिडिफाइड एयर मिल रही है 40% पे, और दूसरा आपके पास जो लिक्विड था बाकी बचा वो निकल गया है। हमने अब ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एंटर एयर कर रही है, ये जो एयर एंटर कर रही है 30 डिग्री सी पर, इस एयर का
जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर या एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, और जो है हमने और साथ में इस एयर की इन कंडीशन पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी होगी, यानी कि इसका मतलब है मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। उसके साथ साथ हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर आप जो है आपके पास यहाँ पर ये 1000 kg पर आवर एयर आ रही हो, इसको आपने ह्यूमिडिफाई करना हो, तो आप जो है हमारे पास कितना पानी इसके अंदर, इस अगर यानी कि ये एयर 1000 kg पर आवर हो तो इसके अंदर कितना पानी डालें कि ये एयर आपकी इतनी ह्यूमिडिफाई हो जाए कि आपके पास 40% इसकी जो है वो ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाए। दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो ये जो आपकी एयर एग्जिट कर रही है, यानी कि देखिए ये जो ह्यूमिडिफाइड एयर एग्जिट कर रही है, आपको ये पता लग गया 40% उसकी ह्यूमिडिटी है। तो उसके बाद इसका जो एग्जिट टेम्परेचर होगा हमने वो भी फाइंड आउट करना है। तो सवाल के अंदर हमारे पास जो एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सी, हमें परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की पता है 10%, और इसके साथ साथ हमें प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यह प्रेशर को चेंज हो रहा होता तो आपको प्रेशर की मदद से जो है, अगर प्रेशर गिवन नहीं है 1 एटमॉस्फेयर तस्वुर कर लें प्रेशर, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है डिफरेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास ये जो है डाटा, ये आपके पास डिफरेंट प्रेशर के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो आपने प्रॉपर, हम मोस्टली जो है मैं आपको इस तरह का कोई सवाल नहीं दे सकता जिसमें 1 एटमॉस्फेयर ना हो, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई रखते हुए कम से कम आप उसको कॉन्सेप्ट को कर सकें। लेकिन अगर ये 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है उसके लिए आपको दूसरा किस्म का साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। या लेकिन अगर ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर इनलेट और आउटलेट के दरमियान प्रेशर चेंजेस, कंसिडरेबल प्रेशर चेंजेस हो, तो फिर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको पुराने मेथड्स की तरह आपको एंथैल्पीज वगैरह की तरह कैलकुलेट करके आपको इसको करना पड़ेगा। तो हमने जो ह्यूमिडिफाई एयर पैदा करनी है उसकी ह्यूमिडिटी 40% है, और उसके बाद हमने मालूम ये करना है कि एंटरिंग एयर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसका वेट बल्ब टेम्परेचर किया है, और हमने ये मालूम करना है कि अगर 1000 kg पर आवर आपके पास एयर आ रही है और उसको आपने ह्यूमिडिफाई करना है, तो उसके लिए आप कितना वाटर जो है सप्लाई करेंगे, और साथ साथ कितना जो टेम्परेचर है वो आपका एयर में से जो एग्जिट ह्यूमिडिफाइड एयर है उसका कितना टेम्परेचर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ये प्रोसेस हम जिससे स्प्रे टावर में मेंशन है उसमें हो रहा है, और स्प्रे टावर में हम ये थोड़ी सी ये चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपको लिक्विड मौजूद है, जो कोल्ड लिक्विड आप अपने हॉट एयर पे स्प्रे कर रहे हैं वो उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए, तो वो जो लिक्विड है बेसिकली वो अगर देखिए आपके पास उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो है अगर बढ़ाने के लिए उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपको हीट दे रहे हैं अगर वो बिल्कुल इग्नोरेबल है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप मिसाल के तौर पर जो आपका वाटर वेपर हो रहा है उस हीट के मुकाबले में वो हीट बिल्कुल नेग्लिजिबल है जो कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो फिर हम जो है एडियाबैटिक सैचुरेशन कर्व को हम फॉलो करेंगे। इसका मकसद यह है कि हमारे पास इस सारे प्रोसेस के दौरान जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होगा। इस सारी कहानी का मतलब ये है कि आपके पास अगर जो है हमारे पास इस एजम्पशन की वजह से हमारे पास जो एंटरिंग एयर और डिस्चार्ज एयर है उन दोनों एयर का आपका वेट बल्ब टेम्परेचर सेम रहेगा, फिर सिर्फ आप ह्यूमिडिटी चेंज करेंगे, उसके अलावा आप और कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो इस एजम्पशन के बाद जो है हम अगर हम ये देखिए वो जो हमारे पास इनलेट एयर थी, मैंने इनलेट एयर के पास ये आपके पास 30 डिग्री सी और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 30 डिग्री सी और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मुझे ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट को मैंने जब हॉरिजॉन्टली जो है राइट साइड पे तक एक्सटेंड किया तो मुझे यहाँ पर 0.0026 किलोग्राम वाटर पर केजी ड्राई एयर, ये आपकी इनलेट जो एयर है उसके अंदर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है ये मैंने फाइंड आउट कर ली, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उस एयर के अंदर फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब आपको पता है ये जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है तो अब आपके पास ये देखिए एक ये लाइन जो है
एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर की ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। तो आप अपने ध्यान से बिल्कुल पैरेलल एक इस तरह की लाइन खींचिए और देखिए किस पॉइंट को टच करती है। यहाँ पर आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली कर्व तक या सैचुरेशन टेम्परेचर वाली कर्व तक, और उसके बाद आप नीचे से उसको चेक कर लें तो ये आपके पास वेट बल्ब जो टेम्परेचर था वो आपके पास आ गया 13.4 डिग्री सी। आपके पास ये वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा, फिर क्योंकि आपने ये अज्यूम किया है कि आपके पास ये कांस्टेंट जो है यानी कि वेट बल्ब सैचुरेशन को लाइन को फॉलो करते हुए सिर्फ उसके अंदर आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा, वेट बल्ब चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ये देखिए कि आपको पता है कि प्रोडक्ट जो था आपका जो ह्यूमिडिफाइड एयर थी वो ह्यूमिडिफाइड एयर 40% उसके अंदर जो है वो उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। तो 10, 20, 30, 40 से आपको फिर फर्दर ये पॉइंट एक और पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे उसको राइट साइड पे आप एक्सटेंड करें तो आपको पता लग गया कि जो ह्यूमिडिफाइड एयर है उस ह्यूमिडिफाइड एयर के अंदर आपके पास 0.0062 kg ऑफ वाटर पर kg ड्रायर है। यानी कि अब अगर आप गौर करें तो आपको पता लग गया आपके पास यहाँ से वाटर का बैलेंस आ सकता है कि आपके पास इनलेट पर आपके पास 0.0026 वाटर था और एयर के अंदर, और आउटलेट में 0.0026 आपके पास ये वाटर था एयर के अंदर। और उसके बाद जब आप इसको वर्टिकली इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं तो यहाँ से आपके पास एग्जिट कंडीशंस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा, वहाँ पे नोट कर लिया वो 21.2 डिग्री सी। आप इसको इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। तो हमने साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से जो एयर एंटर हो रही है 30 डिग्री सी और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, उसके लिए हमने ये 0.0026 साइकोमेट्रिक चार्ट से ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू मालूम कर ली। अब क्योंकि आपको अभी हमने ये बात कर चुके हैं कि जो आपका एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर है वो एंटरिंग एयर का वो जनाब, क्योंकि हमारे पास जो था 30% और 10% के ऊपर हमने वो भी वेट बल्ब टेम्परेचर देख लिया था 13.4 डिग्री सी था, और साथ साथ में हमारे पास जो ये देखिए मैंने TAS लिखा है, इसका मतलब है एडियाबैटिक सैचुरेशन या वेट बल्ब। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए। ये चीज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें अब ये पता लग गया कि जो हमारी एयर एग्जिट हो रही है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर 13.4 डिग्री सी है, और इस वेट बल्ब टेम्परेचर के अगेंस्ट हमने जो है साइकोमेट्रिक चार्ट से हमने एब्सोल्यूट मॉइस्चर कंटेंट भी फाइंड आउट कर लिया था, और एब्सोल्यूट मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ हमने जो है यहाँ से जो उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, या आप ये कहिए कि जो एग्जिट टेम्परेचर था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हमने वो रेट फाइंड आउट करना है कि जिस रेट के साथ आपके पास वो वाटर उसके अंदर हमने ऐड करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी इनलेट और आउटलेट के ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि मॉइस्चर कितना मौजूद होगा, तो अगर आप गौर करें तो जो आपके पास ड्राई एयर है वो, अगर आप गौर करें जो ड्राई एयर है तो हम ड्राई एयर आपको पास सवाल में गिवन थी 1000 kg पर आवर आपके पास जो ड्राई एयर है वो सप्लाई की जा रही है। तो आप गौर करें तो हमें पता है कि जो इनलेट पे ड्राई एयर आ रही थी उसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद था इनलेट के ऊपर, उस इनलेट के अंदर जो मॉइस्चर था वो 0.0026 किलोग्राम वाटर पर केजी ड्राई एयर था। इसका मतलब ये था कि अगर 1 kg ड्रायर हो तो उसके साथ 1 kg ड्रायर के साथ, यानी कि जो एब्सोल्यूट मॉइस्चर कंटेंट से पता लगता है 1 kg ड्रायर हो तो उसके साथ 0.0026 kg वाटर आएगा। तो अगर आपके पास 1 kg ड्रायर है और 1 kg वाटर है तो आपके पास ह्यूमिड एयर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस 0.0026, वो हो जाएगी 1.0026 kg एयर। तो आपके पास ये 1000 kg एयर थी पर आवर सप्लाई हो रही थी, और हमें पता है कि वैसे आपके पास जो है वो 1.0026 kg जो है ये हम जो आपकी ह्यूमिड एयर है, यानी कि आप सप्लाई कर रहे हैं 1000 kg ह्यूमिड एयर, और हमने अभी ये निकाल लिया है कि अगर आपके पास 1 kg ड्रायर हो तो उसके मुकाबले में ह्यूमिड एयर कितनी बनेगी 1.0026 kg, उसकी आपके पास वो जो है वो एयर होगी जिसके अंदर मॉइस्चर वगैरह भी बना हुआ है। तो इसकी वजह से इस ड्रायर को आपने इस ड्रायर के साथ जो है आपने इस केजी को केजी एयर के साथ काट दिया, तो आपके पास जो ड्राई एयर जो मैच फ्लो रेट आया ड्राई एयर का
वो आपके पास आ गया 997.407, यानी कि आपने इसमें से वो जो वाटर वगैरह है या आपके पास वो चीज़ों को आपने उसको कंपनसेट कर लिया, आपको सिर्फ जो है वो ह्यूमिडिटी वगैरह को निकाल दिया। हमने अब जब ये ड्राई एयर का मैच मालूम कर लिया है, तो अब देखिए आपके पास पता है कि हमारे पास इनलेट और आउटलेट का हमारे पास बैलेंस मौजूद था। तो आपको पता है कि आउटलेट पे आपके पास 0.0062 और इनलेट पे आपके पास वाटर का इतना मौजूद था। तो हमें ये पता है कि 1 kg ड्रायर के अंदर इतना ये डिफरेंस मौजूद होगा। तो आप केजी से कट गया, तो आपके पास इस डिफरेंस से पता लगा कि जो मैश फ्लो रेट है वो 3.591 kg पर आवर हमारे पास ये मैश फ्लो रेट है। आप ये अगर लिक्विड का फ्लो रेट मेंटेन रखेंगे तो ही कांस्टेंट एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो एयर है उसकी एब्सोल्यूट रिलेटिव सॉरी उसकी जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 10 से 40% तक बढ़ाया जा सकता है। सो दिस वाज आवर lecture number 28. This lecture has used the concepts of psychrometric charts which we have studied in our last two lectures. This was an important lecture. Please watch this video. Please go through these lecture notes. If you have any question, you can always ask me. Via email or WhatsApp me. The best way is to participate and attend live sessions so that you may directly ask questions. थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह आप लोगों से अब लाइव सेशन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।